पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं पढ़ते बैठता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन किया, चलो हो गया, दूसरा किया, वो अटक गया। ILATE, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आता है, तो इस फंक्शन को हम नंबर 1 दे देंगे। इस पॉइंट पर ड्रॉ हुआ टेंजेंट, यानी कि इस जगह पे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये कौन इंसान है? ये टेंजेंट है। इसे सिंपल बनाने के लिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, तो जिससे आपको बेटर समझ में आएगा कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 है। ये रहा भाई m2 और m2, आसान हो जाएगा। लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को क्रैक करना सीखो। अगर आपको लैंग्वेज क्रैक करना सीखे तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अद्विशा मैथ्स में। अद्विशा मैथ्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं तैयार कर रहा हूं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स पढ़ने में डिफिकल्टी होती है। जब वो मैथ्स पढ़ते हैं तो उन्हें क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें आ सकती है, किस जगह पर वो स्टक हो रहे हैं, किस जगह पे वो अटक रहे हैं, इन सब चीजों को मैं दिमाग में रखता हूं। और दिमाग में रखकर जब भी मैं किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं तो इन पॉइंटों को दिमाग में रखता हूं कि हाँ, एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है, एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो पॉइंट यहां पर क्लियर हो जाने चाहिए। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो मैं टीचर बनकर सॉल्व नहीं करता हूं। मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की जगह पर रखकर बात करता हूं कि हाँ यार, हो सकता है ये प्रॉब्लम आए। मैंने अपने इतने टाइम के करियर में सबसे ज्यादा यही चीज नोटिस किया है कि स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी चीजों पे अटक जाते हैं, और जब वो वहां पे स्टक हो जाते हैं तो उनका आगे करने का मन नहीं करता। और आज की अगर मैं बात करूं, कई स्टूडेंट से जब मेरी बात हो रही होती है तो उनसे यही होता है कि बेटा मैथ्स में कितने घंटे की आप प्रैक्टिस कर रहे हो? तो जनरली स्टूडेंट कहता है सर मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ पढ़ने की, पर प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन किया, चलो हो गया, दूसरा किया, वो अटक गया। अब वो जब क्वेश्चन अटक जाता है तो वो बच्चे आज की ना गिव अप जल्दी कर देते हैं, और अटकना क्या, छोटे से पॉइंट पे अटकते हैं। तो ऐसे केस में मैं ये सोचता हूं कि यार हर क्वेश्चंस को इस तरीके से समझाया जाए कि उस क्वेश्चन का जो ट्रिक पार्ट है अगर कहीं और यूज हो रहा होगा तो वो स्टूडेंट के माइंड में आ जाना चाहिए और स्टूडेंट इजीली कर सके। मैथ करने का मजा तभी आता है जब एक फ्लो में क्वेश्चन चलता रहता है, तो हमें प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस में मैं आपको ट्रिक्स या कोई भी चीज बताता हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके अंदर यूज होने वाले ट्रिक्स को नोट कर लो। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है कंटिन्यू कर रहा हूं मैं 9.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की क्लास 12th की, जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 9.3 में 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम करेंगे 15 से 23 तक, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो वर्ड प्रॉब्लम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाएगा या किसी जगह पे स्टक हो जाता है, उसका रीजन ये है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये आपके रियल लाइफ से है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम में तो छोटे मोटे कंसेप्ट क्लास 7th 8th के कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल इनसे जुड़ा हुआ है, तो कई बार स्टूडेंट उससे परेशान हो जाता है। तो मैं यहां पर हर फॉर्मूले हर चीज को समझाकर आगे बढ़ूंगा। तो जहां पर आपको लगता है कि ये चीज मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो रेड पेन या किसी अदर कलर का पेन लो और साइड में उन नोट्स को बना लो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, समझना है और उसे दिमाग में बैठाकर उस तरीके के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा था। क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ठीक है, अब मैं ना इसे थोड़ा सा समझा देता हूं, सीधा रटके करना नहीं, अरे दिख गया भाई dy बाय dx मिल गया चलो लगा दो, नहीं, पहले थोड़ा सा समझो इसको, ये कहना क्या चाहता है ना। कवि इसमें क्या कहना चाहता है? तो कवि इसमें ये कहना चाहता है कि आपको एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है, मतलब कर्व ऐसे कहीं कैसे भी बन रहा है, ये जो कर्व आपका बन रहा है कैसे भी बन रहा है, ये कहां से पास कर रहा होगा? ये ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो इस कर्व की इक्वेशन निकालो। आपको क्या दिया है? कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 1 से लेकर 14 तक में हमने ये काम किया है, तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। सेम प्रोसीजर लगेगा। सबसे पहले हमें क्या लाना है? सबसे पहले हमें इक्वेशन लानी है। इक्वेशन लाएंगे तब हम जाकर उस कर्व की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन में मैं पैटर्न पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिख रहा हूं, तो आप भी वैसे ही करना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? y डैश इज इक्वल टू ex इंटू में sin x। तो मैं इसमें क्या करता हूं? dy बाई dx अप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx। y डैश को मैं dy बाई dx लिख सकता हूं, तो ex क्या हो जाएगा? sin x आ जाएगा। यहां से dy इज इक्वल टू द ex इंटू में sin x इंटू में dx, ये आपके पास आ गया। ठीक है,
वेरिएबल सेपरेशन लगा दी हमने, सेपरेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कोई परेशानी नहीं है किसी को, क्योंकि ये सारा हम पहले भी करके आ चुके हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स। देखो जो प्रॉब्लम आपको लगती है इसमें, वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम बेसिकली इंटीग्रेशन होता है। अब इसका तो आप आराम से कर दोगे, पर इसका आप नहीं कर पाओगे। इसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, और जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में आते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, बाय पार्ट। बाय पार्ट यूज करने के लिए अब मैं अगर इसको सीधा ऐसे ही सॉल्व करता जाऊंगा तो मेरे को क्या होगा यार, ये बार बार डिवाइड बाय लिखना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूं ना, मैंने यहां से लेकर यहां तक की चीज को I1 मान लिया, ठीक है। I1 अलग से लेकर सॉल्व करेंगे, यानी मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास बन गया dy बाय dx इज इक्वल टू I1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसमें I1 निकालकर हम पुट कर देंगे। चलिए I1 क्या है मेरे पास, I1 इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स dx। तो इस केस में मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, इस केस में मेरे लिए आईलेट लगाना है। आईलेट का कंसेप्ट आपको मालूम होगा, आईलेट ILATE। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पहले आता है, तो इस फंक्शन को हम नंबर 1 दे देंगे और इस फंक्शन को हम नंबर 2 दे देंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो जरा इंटीग्रेट करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन, एंड ये क्लोज्ड होकर क्या बन जाएगा, dx, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा हो गया डन। तो अब मेरे पास क्या जाता है, I1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन एक्स, और EX का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो EX ही होता है, ठीक है। यहां पर चलते हैं माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और EX का EX ही रहेगा एंड dx। ये आपके पास आ गया, राइट। पर हमें यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, हमें यहाँ पे नोटिस ये हो रहा है कि यार ये तो खत्म नहीं हुआ, तो यानी फिर से हमें आईलेट लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको साइड कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने इतना पार्ट नोट कर लिया होगा, तो हम इसको यहाँ पे ले आते हैं एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया भाई, ठीक है, हाँ जी। तो हम यहां से बात करते हैं, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू द EX को मैं आगे लिख देता हूं, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल ज्यादा लगता है। अब इसमें फिर से आईलेट लगा देते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा। अब यहां पर आप लोगों ने ध्यान देना, जो स्टूडेंट मोस्टली गलती करते हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सी कॉपियों में देखा है, और वो गलती क्या होती है, माइनस के साथ ब्रैकेट के यूज की। तो मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं। तो ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आप इस पार्ट का अलग से इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो माइनस की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ द EX dx, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, और फिर हमने ये ब्रैकेट कर दिया बंद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या जाता है, I1 इज इक्वल टू द EX साइन एक्स माइनस साइन, ठीक है। यहां पर आपको समझने के लिए मैंने कलर चेंज करके लिखा है ब्रैकेट को। तो जो cos x है, cos x रहेगा e रेज टू पावर x एज इट इज हो गया, माइनस का साइन, यहां पर डिफरेंशिएशन जरा ध्यान दो, cos x का क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में sin x इनटू में e रेज टू पावर x, ये मैंने यहां पर कर दिया एंड dx कर दिया, ठीक है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब स्टूडेंट से एक गलती और कहां होती है, स्टूडेंट से एक गलती यहां पर होती है डिफरेंशिएशन cos का करने में। देखो दोनों मिक्स हो गए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आपस में मिक्स चल रहे हैं, तो स्टूडेंट अब उससे यार हो जाती है गलती। गलती क्या हो जाती है कि करना डिफरेंशिएशन है, साइन इंटीग्रेशन का लगा हुआ आगे, तो उसके दिमाग में चल रहा होता है यार क्या करना है, तो वो cos का इंटीग्रेशन कर देता है गलती से। तो यहां बड़ा क्लियर रहना आप लोग, अगर ये आप स्टेप लिखोगे तो आपको क्लियर होगा कि यार डिफरेंशिएशन कर रहे माइनस आएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं। I1 हमारे पास क्या बनता है, I1 बनता है EX साइन x, ठीक है, माइनस का साइन ब्रैकेट, माइनस का साइन ब्रैकेट, इसको मैं आगे लिख दे रहा हूं EX, सॉरी EX cos x, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, ये माइनस बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस में, और ये क्या हो जाएगा EX साइन x। ये तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है ना, तो ये चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलता रहेगा, तो हम बार बार ऐसे तो करते नहीं रहेंगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा यार ये तो मेरा वापस से क्या था, ये मेरा I1 था, तो मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है, मैंने तुझे कह दिया तुम I1 हो। तो हमने क्या किया, I1 इज इक्वल टू द EX साइन x माइनस का साइन EX cos x एंड प्लस में I1। अब इस ब्रैकेट को खोलने की बारी आ गई, तो I1 इज इक्वल टू द EX साइन x माइनस में EX cos x माइनस में I1, ये इधर ले आओ,
ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू द EX साइन x माइनस EX cos x। तो यहां से ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू द EX को कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा साइन x माइनस में cos x। ये आपके पास आ गया। I1 की वैल्यू निकालो तो जो आपके पास I1 आया है EX साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास I1 आ गया। अब इक्वेशन 1 की अगर मैं बात करता हूं तो इक्वेशन 1 आपके पास ये रहा। इक्वेशन 1 था dy बाय dx ये है इज इक्वल टू I1। तो हम जरा पुट करते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू I1। तो क्या हो गया भाई, नाराज हो क्या आज? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप लोगों ने नोटबुक में लिखा होगा। इक्वेशन 1 से हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू I1 था, यानी कि y इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या है EX साइन x माइनस में cos x डिवाइडेड बाय द 2 प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दिया। अब आपके पास ये आ गई कर्व की जर्नल इक्वेशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है क्योंकि c इसमें भी जिंदा है। तो ये जो कर्व है कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो कर्व पासिंग, यानी मैं लिख देता हूं कर्व पासिंग फ्रॉम 0,0, यानी कि ये 0,0 से सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे 0 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 0 एंड साइन 0 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c आ गया। अब इनकी वैल्यूज देखो जरा, ये डिग्री है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो 0 इज इक्वल टू द ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये -1 डिवाइडेड बाय द 2 प्लस में c। 0 इज इक्वल टू -1/2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। जैसे आप इसको इसमें पुट करोगे तो आपका क्या जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि y इज इक्वल टू द e रेज टू पावर x साइन x माइनस में cos x डिवाइडेड बाय द 2 एंड प्लस में 1 डिवाइडेड बाय द 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय द 2। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। एक बात समझना, हमने कुछ भी नया नहीं किया, जो हमने पहले किया था वही अभी किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस चाहिए। जो इंटीग्रेशन आपको मिल गई है उस इंटीग्रेशन को आप आराम से सॉल्व करते रहो पेशेंस के साथ। डिफरेंशिएशन एक्चुअली मल्टीपल हो जाता है कई कंसेप्ट्स का, इसलिए स्टूडेंट को थोड़ा सा लेंथी लगता है और डिफिकल्ट लगता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल 15 के जैसा ही है, सिमिलर है, तो ये आराम से हो जाएगा। बस इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज कर दिया है तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वही कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये रहा, फाइंड द सॉल्यूशन। वो कर्व पता लगाइए जो हमारा पास करता, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट क्या था, मैंने पॉइंट नहीं लिखा क्या? हाँ, पॉइंट है आपके पास 1 कॉमा में -1, माइनस इस पॉइंट से। पहले वाला कहां से पास कर रहा था, ओरिजिन से पास कर रहा था, ये वाला हमारा यहां से कर रहा है। तो सॉल्यूशन पे आ जाइए, सेम पैटर्न में सॉल्यूशन है। वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या है हमारे पास एक्स वाई dy बाई dx इज इक्वल टू द x प्लस 2 एंड y प्लस में 2। आसान सा है ये, थोड़ी सी इंटीग्रेशन आपको थोड़ी सी लग सकती है अलग सी, पर आसान है। इन्हें वेरिएबल सेपरेशन लगाओ तो y डिवाइडेड बाय द y प्लस में 2 ये आपके पास आ गया, एंड यहाँ पे dy इज इक्वल टू द x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द x, ये आ गया आपके पास, एंड dx आ गया। ये दोनों आ गए। नाउ अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय द y प्लस में 2 dy, इंटीग्रेशन ऑफ द x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द x dx। ठीक है, इन दिस कंडीशन अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बड़ी आसान इंटीग्रेशन है, कोई परेशानी नहीं है। देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो ज्यादा बेटर है आपको विजिबिलिटी। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिविजिबिलिटी मत लगाना यार, बहुत सिंपल है, y प्लस 2 है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में क्या करो, न्यूमरेटर में y प्लस में 2 माइनस में 2 कर दो, और नीचे y प्लस 2 ही रहने दो। तो dy इज इक्वल टू, इस वाले में जब डिवाइड कर दोगे तो 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द x आ गया जी, और यहाँ पे dx आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट, पहले तो इसको भाई अलग अलग कर लो, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द y प्लस में 2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाय द y प्लस में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dy, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द x, और ये कितना हो गया, dx आ गया। तो ये कट के कितना दे देगा, 1 माइनस में 2 डिवाइडेड बाय द y प्लस में 2, ये कितना हो जाएगा, dy इज इक्वल टू द 1 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय द x, और ये कितना हो गया, dx। अब आप इसे आराम से इंटीग्रेट कीजिए।
जब आप इंटीग्रेट करोगे उसके बाद c की वैल्यू निकालनी होगी। इंटीग्रेशन में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपको क्या दे देगा, y दे देगा, ठीक है ना। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे इसका, सिंपल इंटीग्रेशन करने के लिए 1 का इंटीग्रेशन y के उसमें करोगे तो y आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 अपॉन ये हो जाएगा log ऑफ मॉड y प्लस में 2 इज इक्वल टू, इसका आ जाएगा x प्लस में 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में c, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको उधर लेकर गए तो मेरे पास आ गया y, और x को इधर ले आओ तो माइनस x इधर आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 log ऑफ मॉड x प्लस ये हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड y प्लस 2 प्लस में c, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, हमारा पासिंग पॉइंट क्या है, हमारा पासिंग पॉइंट है ये, इस पासिंग पॉइंट को पुट करके इस जर्नल सोल्यूशन को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, c की वैल्यू। तो कर्व पासिंग फ्रॉम, कहां से पास कर रहा है, 1, -1 पॉइंट से, 1, -1 ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 1, में -1 है, तो 1, -1 से हम लोग इसे 1, -1 से हम इसे चेक करेंगे। तो चलो पुट करो वैल्यू फटाफट। ओके, तो y की वैल्यू है -1, गलती मत कर देना 1 पुट करने की, यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, ठीक है। यहां से चलते हैं 2 ब्रैकेट में log ऑफ मॉड x की वैल्यू कितनी है 1, फिर प्लस का साइन 2 log ऑफ मॉड y की वैल्यू -1 प्लस में 2 प्लस c, तो ये वैल्यू कितनी बन गई, -2 इज इक्वल टू द 2 इंटू में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 प्लस में c, 0 क्यों बना, ये भी log 1 बन जाएगा, तो यहां से वैल्यू हो गया -2 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -2। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, सोल्यूशन आ जाएगा फाइनल। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए y इज इक्वल टू द x, यहां से इस पावर को ना इसको दे दो, इसको दे दो, और इस पावर को भी इसको दे दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस में log ऑफ मॉड y प्लस 2 का होल स्क्वायर, एंड c की वैल्यू कितनी थी -2, ठीक है। तो y माइनस में x इज इक्वल टू द log ऑफ ब्रैकेट में x स्क्वायर एंड y प्लस में 2 होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -2, तो ये आपका क्या बना, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। ओके डन। तो मैं ये कह रहा था क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के जैसा ही है, सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा चेंज है बस। अब वो थोड़ा सा चेंज क्या है वो देख लेते हैं। कहता है कि स्टेटमेंट देखकर डरना नहीं है, पहली बता रहा हूं, प्यार से स्टेटमेंट पढ़ोगे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पासिंग पॉइंट दे दिया हमारे लिए, बहुत अच्छा है ताकि हम सी निकाल पाएंगे। गिवन दैट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, यानी उसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो इसे थोड़ा सा हम पिक्चराइज करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में जब पहुंचोगे आप, मान लीजिए एक छोटा सा कर्व ऐसे मैंने बना दिया रफली, इस कर्व में ये तो ले लेते हैं हम लोग पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट हमारा क्या है, 0, में -2, और किसी एक पर्टिकुलर जगह यानी P, एक x, में y एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर ड्रॉ हुआ टेंजेंट, यानी कि इस जगह पे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये कौन इंसान है, ये टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट एक स्लोप है, तो लाइन सॉरी टेंजेंट एक लाइन के फॉर्मेट में, तो उसका स्लोप होगा। अब मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं, बहुत अच्छी सी बात है, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को पॉइंट जो मेन इसमें यूज होते हैं वो मैं नोट करा दूंगा। याद रखना कि कोई भी कर्व है, जैसे ये मान लीजिए ये आपका क्या है, कर्व है, कर्व की इक्वेशन y है, ठीक है जी। किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना आता है, यानी dy बाय dx जो होता है वो किसी भी कर्व पर टेंजेंट का स्लोप होता है। यानी कि अगर मुझे इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मुझे स्लोप इसका, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, dy बाय dx को हम जानते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द कर्व। ओके, तो जो भी टेंजेंट ड्रॉ होता है उसका स्लोप इस तरीके से निकलता है। पर्टिकुलर पोजीशन पे निकालना है तो वो पॉइंट हमें दे दिया जाता है, हम पुट कर देते हैं और हमें पर्टिकुलर पोजीशन पे उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। डन। अब हम बात चलते हैं आगे, यानी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन यहीं से है, तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन है y एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया मेरा dy बाय dx। अब आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। क्वेश्चन के हिसाब से कहता है कि
द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y इंटू में dy बाय dx ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, हमारे पास है, यानी ये हमें मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसने हमें नहीं दी थी। ओके, तो अब हमारे पास है, हम आगे बढ़ेंगे। तो y dy बाय dx इज इक्वल टू द x। नाउ y dy इधर आ जाएगा, x इंटू में dx आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे हम लोग, बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन x dx, ये हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में c, यानी कि y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द c। यहां से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। लो जी, हमारे पास जनरल इक्वेशन तो मिल गया। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें स्टिल पासिंग पॉइंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। पासिंग पॉइंट क्या है मेरे पास, 0 कॉमा में -2, तो y जो है वो -2 है, होल स्क्वायर हो गया, 0 का होल स्क्वायर हो गया, एंड 2 इंटू में c, यानी कि 4 माइनस 0, यानी कि ये 2c हो जाएगा। c काट दोगे तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इक्वेशन 1 में पुट कर दो और खुश हो जाओ, यानी कि 2 इंटू में 2, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर इज इक्वल टू द 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी वाले थोड़े से आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे पहुंचते हैं हम लोग, मजा आएगा। ओके, चलो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो बहुत सिंपल है। पीछे के जितने भी क्वेश्चन 15, 16, 17 है, उन्हीं के क्वेश्चंस का क्लब है, मतलब मर्ज किया हुआ है उन्हें, और कुछ एक छोटी सी नई चीज इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो डिफिकल्ट नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से समझोगे तो आराम से हो जाएगा। कहता है कि एट एनी पॉइंट x, y ऑन अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द। देखो अब इतनी डिफिकल्ट सी लैंग्वेज लग रही है, इसे सिंपल बनाने के लिए मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं, तो जिससे आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैंने एग्जांपल लेने के लिए मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं। मैंने क्या किया, एक कर्व ले लिया, राइट। तो कुछ ऐसा मैंने एक कर्व ऐसे लेके मैंने एक कर्व ले लिया, चलो ओके, दिस इज द कर्व, ये कर्व है आपका जिसे हम y से डिनोट कर सकते हैं। इस पर एक पॉइंट है। अब स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं। एट अ पॉइंट x, y ऑन अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हो आप p, यानी कि x, में y आ गया। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट दिस। अब ये चीज क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर उससे पहले मैं ये समझाता हूं आपको कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर एक क्या है, टेंजेंट है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं, है ना, हाँ ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इस जगह को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अभी नया नहीं आया, क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। इस कर्व पे कोई एक पॉइंट मौजूद है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स है -4, -3। तो कहता है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है उसका स्लोप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूसरे पॉइंट P को मिलाने से बनने वाले लाइन सेगमेंट के स्लोप से ये 2 टाइम्स है। यानी कि फिर से स्टेटमेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, बड़ा आसान है। तो हमने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन y ले लीजिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा डिवाइड बाय, इसका ना एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम एक नाम दे देते हैं m1, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। होगा ये डिवाइड बाय dx ही, एंड स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट का स्लोप कितना होगा भाई, लाइन सेगमेंट का स्लोप हो जाता है, मैं इसको लिख देता हूं m2। परंतु इसको समझने से पहले लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट से पास कर रही है। क्लास 11th में आपने पढ़ा था, व्हेन अ लाइन पासिंग फ्रॉम द 2 गिवन पॉइंट स्लोप होता है y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाय द x2 माइनस में x1। तो भैया इस वाली जगह को आप 2 वाली जगह मान ली, इसको 1 मान लीजिए, 1 वाली जगह, और ये 2 वाली जगह। तो अब आप इसमें लगा दीजिए। तो जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्लोप y प्लस में 3 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 4 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं बात करता हूं, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2 टाइम्स है लाइन सेगमेंट के स्लोप से, यानी कि जो dy बाय dx है वो आपका क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द y प्लस में 3 डिवाइडेड बाय द x। इसको मैं और थोड़ा बेटर कर देता हूं, ओहो ये क्या हो गया, इसको और बेटर कर देता हूं मैं, इसको
ऐसे लिख देता हूं कि जो टेंजेंट का स्लोप है वो 2 टाइम्स ऑफ m2 है। ये रहा भाई m2 और m1, आसान हो जाएगा। m1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, dy बाई dx आ गया, 2 इंटू में y प्लस में 3 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 4 आ गया। इनको वेरिएबल सेपरेशन लगा दीजिए, तो वेरिएबल सेपरेशन लगाओगे तो 1 अपॉन में y प्लस में 3, ये dy आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय द x प्लस में 4, ये आ गया आपके पास, और ये आ गया dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर हम इंटीग्रेट करते तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 y प्लस में 3 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 x प्लस में 4 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड x प्लस में y प्लस में 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में लॉग ऑफ मॉड x प्लस में 4 एंड प्लस में लॉग ऑफ c लिखना चाहो तो बेटर है लॉग ऑफ c, ताकि सारे लॉग में चल रहे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा समझना। ये मेरे लिए क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास log ऑफ y प्लस में 3 इज इक्वल टू द log ऑफ मॉड होल स्क्वायर प्लस में log ऑफ c। log आप चाहो तो हटा सकते हो, तो हमने क्या किया, यहां पर लिया, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ मॉड y प्लस में 3 इज इक्वल टू द log ऑफ व्हाट c इंटू में x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, log हटा दीजिए, क्या बन गया आपके पास, y प्लस में 3 इज इक्वल टू द c इंटू में x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। अब उसने क्वेश्चन में दिया था c की वैल्यू निकालने के लिए कि ये जो कर्व है एक गिवन पॉइंट से पास करता है, तो गिवन पॉइंट हमें दे रखा था उसने, मैं गिवन पॉइंट के लिए कलर, तो मान लीजिए गिवन पॉइंट था, उसने -2 में 1 से पास कर रहा है, तो मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं गिवन पॉइंट का यूज करूंगा। तो जो गिवन पॉइंट वाली बात होगी तो हम यहां पे लिख देंगे कर्व पासिंग फ्रॉम -2 में 1। ठीक है जी, पुट करिए y प्लस में 1 इज इक्वल टू द c -2 में 4 का होल स्क्वायर। y प्लस में 1 लिख रहा हूं, क्या हो गया है, 1 प्लस में 3 यानी 4 इज इक्वल टू द c इंटू में 4, कैंसिल करके c की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट कर दीजिए तो y प्लस में 3 इज इक्वल टू द x प्लस में 4 का होल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 18 आसान है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज को क्रैक करना सीखो। अगर आपको लैंग्वेज क्रैक करना सीखे तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ये ना आसान क्वेश्चन है पर आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको कहेंगे, आप कहोगे सर ये तो आसान था, पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि हमें ना एक दो चीजें प्रीवियस क्लास की याद रखनी पड़ेंगी, जैसा कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बलून। स्फेरिकल बलून आप जानते हो, तो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको एक सैंपल दे देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल बलून है, ठीक है। स्फेरिकल बलून के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, रेडियस। हमने इसकी रेडियस लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ बलून, स्फेरिकल है ऑलरेडी, स्फेरिकल बलून इज इक्वल टू, तो मैंने आर ले लिया, आर यूनिट ले लिया, आर यूनिट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, आर यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट। यानी मान लीजिए आप किसी जगह से उसमें हवा भर रहे हो, तो स्फेरिकल जो बलून है उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता जा रहा है, पर जो चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट रेट में, यानी कि पर सेकंड में वो बराबर बदला जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम का चेंज, वॉल्यूम का जो चेंज होगा वो कांस्टेंट रेट से चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब ये है, अगर मान लीजिए अभी आपका 1 सेकंड में 2 यूनिट बढ़ा तो अगले में भी 2 यूनिट बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके हर बार कॉन्स्टेंटली चेंज होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने तेजी से पंप चलाना स्टार्ट कर दिया तो फटाफट, ऐसा नहीं है, वो कॉन्स्टेंट रेट से ही बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, हमारे पास ये आ गया, तो मैं लेट कर लेता हूं। देखो हमें जानते हैं लेट क्या करना, वॉल्यूम होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ बलून, यानी स्फेरिकल बलून की जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, क्लास 9th में ही पढ़ लिया था, वो होता है 4/3। तो वॉल्यूम को मैं v से डिनोट कर दूं तो चलेगा, तो यहां से ले लेते हैं v, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब यूनिट, ठीक है, इतना होता है क्यूब यूनिट्स। अब आपको दिया क्या है उसने, वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज बीइंग इन्फ्लेक्टेड चेंज एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि चेंज ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट को मैं k मान लेता हूं, मैं कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है।
ओके, अब इसी में हमने सारा काम करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू द v की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय द 3 पाई r क्यूब, ये आ गया k वेरिएबल, यानी कि जो इक्वेशन बन रही है मेरी y की सॉरी इसके r के फॉर्मेट में बन रही है। तो जरा इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाय द 3 को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी 4 डिवाइडेड बाय 3 पाई बाहर आ गया, इसका बन जाएगा 3r स्क्वायर इंटू में dr डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू k। 3 से 3 कट गया, तो जब ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचा, ये बचता है आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, ये बचता है 4 पाई r स्क्वायर dr डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू k। लो जी, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, परंतु r के फॉर्मेट में डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है आपका इसमें। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू k इंटू में dt। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर dr इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ k dt। तो यहां से जो 4 पाई है बाहर आ गया, r क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू द k t प्लस में c। ये आपके पास क्या आ गई, जर्नल इक्वेशन। क्या है ये है जर्नल इक्वेशन। ये हमारे पास आ गई जर्नल इक्वेशन, परंतु मुझे तो रेडियस निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, मुझे अब k की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सी, क्वेश्चन के पास वापस चलते हैं। कहता इनिशियली द रेडियस, यानी कि जो बलून था जब उसका रेट चेंज स्टार्ट होना था उससे जस्ट पहले, मतलब आपने पाइप लगाया, पंप लगाया है, तो जब पंप लगाया तो ऑलरेडी स्फेरिकल बलून था वो, उस समय उसका जो रेडियस था वो 3 यूनिट था। उसके बाद 3 सेकंड के बाद वो बढ़कर कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। समझ रहे हो? तो वो आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड, यानी कि t के रिस्पेक्ट में आपने रेडियस निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन बना के दे देनी है कि t पुट कर दो, आपको रेडियस मिलता जाए चुपचाप। समझ में आया? तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हमने लिया पहली कंडीशन व्हेन मेरे पास t 0 था तो उस समय रेडियस हुआ करता था 3 यूनिट का। तो इस इक्वेशन 1 में पुट करो, इसका नाम मैं इक्वेशन 1 रख देता हूं। तो मेरे पास आ गया 4 पाई 3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू k इंटू में 0 प्लस में c। एक 3 कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचा, तो 4 पाई इंटू में 9 इज इक्वल टू द c। तो c की वैल्यू आ गई 36 पाई। बढ़िया बात है। और 3 सेकंड के बाद 6 यूनिट। तो चलो आगे लेके चलते हैं इसको हम यहां पर। छोटा हो गया ज्यादा, ठीक है। ओके, एक तो ये आ गया, तो इसको 1 में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू द k t प्लस में 36 पाई। एक तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे k की वैल्यू और चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, व्हेन t इज इक्वल टू द 3 था तो रेडियस उस समय 6 था, इसमें पुट कीजिए 4 पाई 6 क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू द k, समय 3 है प्लस में 36 पाई है। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 पाई 6 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू द 3k प्लस में 36 पाई। तो मैंने इसे काट दिया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 34 पाई इंटू में 72 माइनस में 36 पाई इज इक्वल टू द 3k। माइनस करना, पहले माइनस करने से पहले से सॉल्व कर लीजिए। ये जाएगा 8 आ जाएगा, 28 आ गया, और ये आ जाएगा माइनस में, ये आपको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 288 पाई माइनस 36 पाई इज इक्वल टू द 3k। ऐसा भी माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। पाई इज इक्वल टू द 3k, तो 3k इज इक्वल टू द 2 5 2 पाई काट दीजिए भैया, 8 और 4 यानी k की वैल्यू आ गई 84 पाई। लो जी, ये भी आ गया। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, कहाँ है, कहाँ, ये रहा। तो 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू द k की वैल्यू कितनी है, 84 पाई प्लस k तो t तो लगाना भूल गए, t प्लस में 36 पाई। ओके,
आर के फॉर्मेट में आंसर आ गया। अब आप इसे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए आप पहले तो देखो इसमें कुछ कॉमन आके कट रहा है तो काट दीजिए। 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 इज इक्वल टू 4 पाई कॉमन ले लो ना भाई, तो 4 पाई कॉमन ले लोगे तो 21 टी प्लस में 9 ओनली बचता है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब डिवाइडेड बाय द 3 यानी कि 21 टी प्लस में 9, इसको इधर ले जाइए। आर क्यूब इज इक्वल टू द 63 टी प्लस में 27 यानी आर इज इक्वल टू द 63 टी प्लस में 27 होल रेज टू पावर 1/3। लो जी फाइनल आंसर आ गया। अब ये आंसर क्या आपको दे रहा है कि टी पुट करते जाइए, आंसर लेते जाइए। टी 0 पुट करोगे तो 27 यानी 3 की पावर क्यूब कट जाएगा, 3 आएगा, यानी हमारा सही है आंसर। ओके, तो हम आगे चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 आपको क्या कहता है वो 21 से ही बात करेंगे। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ही था, वो हमने कर लिया, ट्विस्ट हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 20 में कहता है कि एक बैंक के अंदर प्रिंसिपल इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। ठीक है, R% पर ईयर के हिसाब से उसमें पैसा बढ़ रहा है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ रुपीज इतना इतना इतना। ठीक है, वही सिंपल सी चीज है, तो बहुत सिंपल है, यानी पैसा बढ़ रहा है, R% के हिसाब से पैसा बढ़ता जा रहा है हर साल, और 10 साल के बाद वो पैसा डबल हो गया, यानी 100 रुपए के 200 रुपए हो गए। तो आपसे पूछता है कि वो R% जो रेट है वो आप बताइए। तो कुछ नहीं करना, लेट कर लीजिए, लेट प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, हमने मान लीजिए P ले लिया। ठीक है, उसके बाद कितने टाइम में बढ़ रहा है भाई, और टाइम को हम ले लेते हैं सिंपल सा T से डिनोट कर देते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो प्रिंसिपल बदल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि डीपी रेट चेंज ऑफ द प्रिंसिपल इज इक्वल टू द R% ऑफ P, यानी कि ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा R डिवाइडेड बाय द 100 ऑफ P। बस इसी को इक्वेशन आपके पास बन गई, dP dt इज इक्वल टू द R डिवाइडेड बाय द 100 इनटू में P, यानी कि इसको वेरिएबल सेपरेशन लगा दीजिए, तो 1 अपॉन में P dP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय द 100 रेज dt। अब यहां पर ना एक बात याद रखनी है, कौन सी बात याद रखनी है, कि जो यहां पर याद रखने वाली बात है, R यहां पर कांस्टेंट है, R यहां पर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है समझ रहे हो, क्योंकि जिस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है वो रेट तो कांस्टेंट है, ऐसा थोड़ी ना साल दर साल वो चेंज होता जाएगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो R यहां पर कांस्टेंट है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ये dP इज इक्वल टू द R डिवाइडेड बाय 100 एंड dt। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर दिया, 1 अपॉन में P dP इज इक्वल टू द R ऑफ 100 dt। तो आप इसको समझ रहे हो, ये बाहर लेना आपके लिए सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ P इज इक्वल टू द R डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पे T आ जाएगा प्लस में C। समझ में आया? अब इस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमने यहाँ पे कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल से इसमें कन्वर्ट किया, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके पैरों में ही था, तो e रेज टू पावर RT डिवाइडेड बाय द 100 प्लस में C, ये e की पावर हो गया। अब बेसिकली मुझे T और ये सब की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 100 रुपए कब था वो, ये ध्यान दो, 100 रुपए जब था इनिशियली उसने पैसा जमा किया, तो जब मेरे पास T 0 है उस समय प्रिंसिपल 100 रुपए था, यानी कि 100 रुपया, यानी कि e रेज टू पावर, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा चाहिए भाई, तो 100 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर r इंटू में 0 100 प्लस में c, यही रहेगा। तो ये क्या बनेगा जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, 100 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर 0 प्लस में c, यानी कि 100 इज इक्वल टू e रेज टू पावर c आया, एक इक्वेशन आया। फिर कहता है इसको रख लेते हैं, संभाल के रख लेते हैं। एक तो हमारे पास ये है, कहां पर है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना ना, तो एक तो हमारे पास ये है, दूसरा इसको ले लिया। अब एक और लेते हैं, जब t मेरे पास कितना है 10 साल, तो उस समय जो प्रिंसिपल है यानी p डैश ले लेता हूं, तो 2 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है, यानी कि इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम पुट करता हूं तो प्रिंसिपल हो जाएगा 200 इज इक्वल टू e रेज टू पावर r इंटू में 10 डिवाइडेड बाय द 100 प्लस में c, यानी कि 200 इज इक्वल टू द, ये काट दो तो e रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय द 10 प्लस में c, इसे अलग करके लिखो, 100 इज इक्वल टू द e रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय 10 इंटू में e रेज टू पावर c। अब e रेज टू पावर c की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो 200 r
ई रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100 काटा मार दो तो ये हमारे पास कितना आ गया 2, यानी मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इज इक्वल टू द ई रेस टू पावर, तो इसको फिर से लिखो ई रेस टू पावर आर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चेंज करो, आर डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू द लॉग ऑफ 2। मजेदार बात, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या हमें दी हुई है, तो आंसर आता है यस सर, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.6931। तो ले आओ इसको इसके पास, तो r अपॉन में 10 इज इक्वल टू 0.6931। r इज इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 096, तो आपके पास r इज इक्वल टू 6.93 तक बहुत है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, रेट r परसेंटेज इज कितना हो जाएगा 6.93% से वो इंक्रीज कर रहा था। समझ में आया कि नहीं आया, तब जाकर वो 100 रुपया 200 रुपए में कन्वर्ट हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 19 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 20th का अपग्रेड वर्जन है। अगर आप, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि ये वीडियो यहीं पर पॉज करो और खुद से करके देखो, पर आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं इसको। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज, पहले भी यही हो रहा था कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5, पहले r% था, r हमने निकाला, पर ईयर एन अमाउंट ऑफ द 1000 इज डिपॉजिट विद इन दिस बैंक, हाउ मच विल आफ्टर 10 ईयर। पहले बोला था 10 साल में वो डबल हो रहा था, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 10 साल में वो कितना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, सेम है। तो हमने क्या किया सॉल्यूशन में भाई, हमने लेट कर लिया, लेट प्रिंसिपल, फटाफट कर ले, आप भी पॉज करके चाहो तो खुद कर लो। लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी हो गया, एंड रेट कितना है मेरे पास, रेट है r% है, तो मेरे पास dp डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू द क्या हुआ r% नहीं 5% है। ओके, तो 5% दिया हुआ था भाई, 5% है, तो 5% ऑफ द p, ये क्या हो जाएगा dp डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू द 5 डिवाइडेड बाय द 100 इनटू में मैंने p कर दिया। फटाफट चलो 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 चलो, शाबाश, यहां से काट दोगे 20 आ जाएगा। ठीक है जी, तो dp डिवाइडेड बाय द dt इज इक्वल टू द p डिवाइडेड बाय द 20। ओके, वेरिएबल सेपरेशन लगाइए, 1 अपॉन में p dp इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 dt, ये आ गया जी। नाउ अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में 1 अपॉन में p dp आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 20 dt आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ p इज इक्वल टू द ओके 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 t डिवाइडेड बाय द 20 प्लस में c, फिर से चेंज कर दो एक्सपोनेंशियल, यानी कि p इज इक्वल टू द e रेज टू पावर t डिवाइडेड बाय द 20 प्लस में c, तो इसको आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं बात करता हूं तो स्टार्टिंग में कितना डिपॉजिट किया उसने, यानी t0 पर जब उसने डिपॉजिट किया था, प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपए, 1000 रुपए, तो 1000 इज इक्वल टू द t, क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय द 20 प्लस में c, तो 1000 इज इक्वल टू e रेज टू पावर c आ गया आपके पास। भैया 0 हो जाएगा ना, तो e रेज टू पावर c बचा, तो इसकी वैल्यू को 2 लिख दीजिए। फिर फटाफट आइए, फिर कहता है कि 10 साल में बताइए कितना प्रिंसिपल हो जाएगा। हमने कहा हमें नहीं मालूम, हम यही कह रहे हैं ना, हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो 10 साल में प्रिंसिपल निकालने के लिए e रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय द 20 प्लस में c, यानी p इज इक्वल टू e रेज टू पावर 1/2 प्लस में c, यानी कि p इज इक्वल टू द e रेज टू पावर कितना होता है भाई 0.5 इंटू में e रेज टू पावर c, यानी p। अब 0.5 e की वैल्यू मुझे उसने दे रखी है, ये रही, ये कितनी है, ये है मेरे पास 1.648, और EC की वैल्यू मैंने निकाल रखी है 1000, तो 1 2 3 वो हो गया, यानी कि 1648 रुपए 10 साल में 1000 का अमाउंट बन जाएगा, अगर 5% के फॉरवर्ड से वो पैसा इंक्रीज करता है तो। क्लियर है, सेम था। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को ज्यादा परेशान करता है, बैक्टीरिया वाला। ओके, लोग इसे बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा ट्विस्टी है, इंपॉर्टेंट बहुत है, पहली बता दे रहा हूं, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे समझना आसान है अगर आप थोड़ा सा फोकस करके इसे समझोगे। कहता है इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, ठीक है, स्टेटमेंट में 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज 10% इन द 2 आवर्स, 10% बढ़ जाता है हर 2 घंटे में, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, कितने समय में ये काउंट 2 लाख पहुंच जाएगा।
इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है, टू द नंबर प्रेजेंट, यानी कि हमें कुछ लेट करके, कुछ सोच कर पहले से, इस 1 लाख और 2 लाख को आप भूल जाइए, हम एक प्रेजेंट से लेकर चलेंगे कि मान लीजिए अभी हमारे पास प्रेजेंट में इतना है, ठीक है। तो मैं यहां पर सॉल्यूशन पे जाता हूं, हमने लेट कर लिया कि लेट y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम, लेट y बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी इंस्टेंट टाइम t, किसी समय पर बैक्टीरिया इंस्टेंट टाइम t पर इतना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, रेट ऑफ ग्रोथ, यहां से क्वेश्चन को क्रैक करो, द रेट ऑफ ग्रोथ, द रेट ऑफ ग्रोथ क्या है भाई, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंट, टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है जी। यानी कि बेसिकली अगर मैं ध्यान दूं तो इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है यानी कि dy बाय dt वो प्रेजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कि नहीं आया, द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यही एक क्रैकिंग पॉइंट था। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दीजिए, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दोगे तो कोई कांस्टेंट की यहां पर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। पहले से हमने वेरिएबल सेपरेशन लगाया तो 1 में y dy इज इक्वल टू द k इंटू में dt, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 में y dy इंटीग्रेशन ऑफ k dt, तो log ऑफ y इज इक्वल टू द t kt, हाँ kt प्लस में c आ गया। हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू द kt प्लस में c। नाउ अब मैं यहां पर मान कर चलता हूं कि मेरे पास, अब ये तो मेरे पास t के फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे जैसे t होगा वैसे वैसे हमारे पास बैक्टीरिया की काउंटिंग आएगी। तो मैं मान लेता हूं कि एट टाइम t0 पर जो बैक्टीरिया है मेरे पास कितना आ रहा है, ये फोन किसका है, हाँ t0 पर मेरे पास बैक्टीरिया, मैं मान लेता हूं उस समय मेरे पास बैक्टीरिया होगा y1, ठीक है। तो y1 होगा सिंपल सा, तो y1 ले लो, y डैश ले लो, जो आपको मन करे, y डैश ले लिया हमने, y डैश, तो ये कितना हो जाएगा log ऑफ y डैश इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, k इंटू में 0 प्लस में c, तो ये हो गया log ऑफ y डैश इज इक्वल टू द c। हमारे पास एक वैल्यू ही आ गई, c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को जरा इसमें पुट करने की कोशिश करो, इस वाले इक्वेशन में जो हमारे पास यहां पर थी। तो हमारे पास क्या आया, ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू द kt प्लस में log ऑफ y डैश। ये y डैश कब है, जब समय 0 था। इसको इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा log ऑफ y माइनस में log ऑफ y डैश इज इक्वल टू kt। अभी मेरे पास k नहीं निकला है, k की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ y डिवाइडेड बाय द y डैश इज इक्वल टू kt। एक इक्वेशन और आ गई। अब इसमें हम बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं, वो ये कह रहा है कि जो आपका जो बैक्टीरिया है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा था, वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ये रहा इंक्रीज 10% इन द 2 आवर्स, ठीक है। तो इस रिलेशन में देखो कुछ कर सकते हैं हम लोग, एक हमारे पास ये आ गया ना, इसका नामकरण कर दीजिए, ये 1 है तो इसको मान लीजिए ये 2 है। तो वी हैव गिवन, हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा कर दे, हाँ तो हमें दे रखा है वी हैव गिवन द ग्रोथ 10%, ठीक है, इन 2 आवर्स, इन 2 आवर्स, ठीक है। तो आप पहले 10% निकालो, यानी कि मेरे पास ये जो आपके पास फॉर्मेट है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश प्लस में 10% ऑफ y डैश, यानी कि ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ y डैश। अब मैं इसको समझाता हूं, देखो जो ये आपने y डैश लिया था, ये कब लिया था, ये t0 पे y डैश, यानी ओरिजिनली समय जो स्टार्टिंग का था। अब मैं आपसे कहता हूं कि रेट चेंज हो रहा था 10% के हिसाब से, तो 2 घंटे के बाद, अभी तो हमने क्या निकाला कि 2 घंटे के बाद ये जो y होगा ये किसके बराबर हो जाएगा,
y डैश प्लस में रेट जो इंक्रीज हुआ, तो इतना आ गया हमारे पास, ये कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 10 y डैश, यानी कि y डिवाइडेड बाय y डैश इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय द 10 आ गया। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक वैल्यू पुट कर सकता हूं, किस जगह पर, मुझे ये t निकालना है, मेरे पास ये वैल्यू यहां पर पुट करो इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये जाएगा log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू k। ये कब हुआ था, 2 घंटे के बाद हुआ था। तो बेसिकली आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 log ऑफ मॉड, मॉड क्या, ये तो वैल्यू पॉजिटिव में ही है, तो 11 डिवाइडेड बाय द ये आ गया। तो अब आप चाहो तो इस पूरी इक्वेशन को लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से मेरे पास क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में t प्लस में c की वैल्यू कितनी थी भाई, c की वैल्यू हमने निकाली होगी ना कहीं, ये है c की वैल्यू, c की वैल्यू है log ऑफ y डैश। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले आइए, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ y माइनस में log ऑफ y डैश इज इक्वल टू, इसको इसकी पावर देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं, log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में t इसके साथ, ये फिर से लिखा गया, ये कितना हो गया, ये हो गया y डिवाइडेड बाय द y डैश इज इक्वल टू द, कितना हो जाएगा 1/2, यानी ये पावर में ही दे दो तो ज्यादा बेटर है, 11 डिवाइडेड बाय 10 होल रेज़ टू पावर 1/2, और यहां से क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, क्वेश्चन में कहता है कि ये डबल हो जाएगा, यानी 1 लाख का 2, तो यानी कि y डैश की वैल्यू 2 लाख, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 लाख, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपके पास आ गया, कैंसिल करके वैल्यू दे देगा 2, और ये आपको दे देगा log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 पूरे की पावर 1/2, या फिर इसको इधर ही रहने देते हैं ना हम लोग, कैलकुलेशन में ऐसा नहीं कर जाएगा, ये हमें कैलकुलेशन में ऐसा नहीं करेगा, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास है यहाँ पे 1/2 log ऑफ क्या है भाई, 11 डिवाइडेड बाय द 10 एंड बाहर t है, तो यहाँ से आ गया आपके पास 1/2 log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय द 10 इंटू में t। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कितना बनेगा ये बन जाएगा आपका log ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में t, ये इधर आ गया 2 log ऑफ 2 इज इक्वल टू द log ऑफ 11 10, ये आ गया t, तो t की वैल्यू निकाल लो, इसके नीचे आ जाएगा 2 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय द log ऑफ 11 बाय 10 इज इक्वल टू द t, तो t को जरा सुंदर सुंदर लिख दीजिए, क्या बन सकता है t आपका, t इज इक्वल टू द 2 log 2 डिवाइडेड बाय द log ऑफ 11 डिवाइडेड बाय द 10, दिस इज योर फाइनल आंसर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, जहां क्रैकिंग पॉइंट है वहां पे क्रैक कीजिएगा, ठीक है। 1-2 पॉइंट बना लीजिए कि यहां पर जाकर हम अगर अटक रहे हैं तो उस जगह पे अपना कोई ट्रिक बना लीजिए कि यहां पर हम अटके ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए आराम से समझ में आ गए हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करके अपने इस पोर्शन को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। ये क्या है, मच्छर आ गया, ओके, तो कोई बात नहीं, मच्छर भी पड़ रहा था। तो हम आगे चलते हैं, अगले वीडियो में मैं अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को प्रैक्टिस अच्छे से करना, सॉरी इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना। उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगेन आई रिपीट, कमेंट जरूर करना ना भूलें, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे मेरा उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी की कोई क्वेरी है, कुछ परेशानी है तो वो मुझे चैट में लिखकर पूछ सकता है। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग अद्विशा मैथ्स क्लासेस, डन, ऑल द बेस्ट।